सर अब हम पढ़ रहे क्या, वैल्यूएशन रूल्स, जो कहा दिए बेटा, सीजीएसटी रूल्स में दिए, रूल नंबर 27 से लेकर रूल नंबर 35 तक हमको पढ़ना है रिगार्डिंग वैल्यू क्या होता है। सबसे पहले बात करें क्या, रूल नंबर 27। अरे पढ़ लिया बच्चों, अरे पढ़ ले क्या, ठीक है। तो सर पढ़ रहे हैं हम रूल नंबर 27 को, पर मेरा रिक्वेस्ट क्या बच्चों, बुक्स कर दो बंद, ये भी आप स्लाइड वेट बंद करो भाई, आप मेरी तरफ ध्यान दो, ठीक है सर। ये मैं भी बंद कर देता हूँ, ये लो बस, ये हटाओ, ओके मालिक, ध्यान इधर, ध्यान इधर, बुक्स बंद कर दो सब, याद करा के भेजूंगा मेरी गारंटी है सर, ठीक है सानिध्य, जाने नहीं देंगे आपको हम सर, यही रखेंगे मेरे सामने वो भी सर। पॉइंट मेरा आपसे ये, इनके सब जीएसटी क्या होना सर, रूल नंबर 27। अच्छा यहां तक बात समझ में आई बच्चा आपको ये, ठीक है सर। रूल नंबर 27 कहता है क्या, वेन एवर एंटायर कंसिडरेशन इज नॉट इन मनी, क्या बोला मालिक, वेन एवर एंटायर कंसिडरेशन इज नॉट इन मनी, मतलब हाँ मैंने कोई गुड्स आपको बेचा है और वहां पे आपने कंसिडरेशन इन काइंड दिया है। अच्छा हो सकता है पूरा एक कंसिडरेशन काइंड में हो बेटा, या हो सकता है पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन इन काइंड और पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन इन मनी हो। अरे यस नो, आई रिपीट, रूल नंबर 27। अब मस्त हो गया पढ़ो सर, कोई पढ़ाई कर रहे हो और कोई याद कर रहे है, आप सुनो मस्त हो गए, समझो, चीजों में उतरो और मस्त हो गए, माहौल बनाओ सर आप। सर रूल नंबर, अच्छा एक बात और उससे पहले, ये बंडल्ड वाला मैंने अभी लिंक किया, मजा आया कि नहीं आया, क्लियर। कंपोजिट का मीनिंग जो मैंने बताया, आपने सिंगल रेट पूछा बेटा, मजा आया कि नहीं आया सर, ठीक है। इसको बोलते डेप्थ में जाना और उतनी सफाई से बाहर निकल के आना, क्लियर समझे। लोग डेप्थ में चले जाते तो जाते हैं पर वही रह जाते फिर, समझे। फिनिशिंग फिनिशिंग से पढ़ाना होगा सर। मेरा पॉइंट आपसे ये, मान लो मैंने कोई गुड्स आपको बेचा बेटा, मैंने कोई गुड्स आपको बेचा बेटा, हाँ है ना मालिक, ओके, हाँ हाँ मेरे पास ही ना बेटा, मेरे पास तो बहुत सारी चीजें बेटा, ठीक है। मैं बेच भी देता हूँ पर बेचता भी नहीं हूँ बेटा, ठीक है। पैसे दिए आपने मेरे को, बात खत्म सर। खरीदना है 10,000 रुपए, चलो दीजिए सर, मैंने कोई गुड्स 10,000 हो भाई सर नो नो नो, एग्रीमेंट इज नॉट फॉर काइंड सर, चल ठीक है काइंड में दे बेटा कंसिडरेशन, मोबाइल मोबाइल बेटा सर तो सर वेन एवर एंटायर कंसिडरेशन इज नॉट इन मनी, तो रूल नंबर 27 बोलता है क्या, एक एग्जांपल दूंगा आपको यार, पहले यार एग्जांपल दूंगा यार आपको, तो क्या जल्दी समझ में आएगा सर, या रूल पहले बोल दूं, चल मान लो आपने कोई मोबाइल परचेज किया सर, जिस शोरूम से परचेज किया वो शोरूम मेरा था सर, हाँ मैं वापस साफ सफाई करता हूँ बेटा, ठीक है तो मान लिया, वेरी गुड बेटा, काम काम होता है सर, कोई भी हो। सरकार मेरा पॉइंट आपसे ये है कि मैंने आपको मोबाइल बेचा, मोबाइल की वैल्यू थी ₹45,000 सर। अगर आप नया मोबाइल परचेज करोगे ₹45,000 आपको देने पड़ेंगे, पर सर मेरा एक स्कीम चल रहा है, एक्सचेंज ऑफर। कोई भी पुराना स्मार्टफोन लेके आइए, किसी भी कंपनी का लेके आइए, कैसा भी लेके आइए, हम आपको वही मोबाइल नया जो था 45,000 का, आपको हम 35,000 में बेच देंगे सर, हाँ है ना भाई, क्लियर। यू टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई। चलिए आपने क्या किया सर, आपने पुराना फोन दिया, नया फोन लिया, एंड सर 35,000 आपने मेरे को पे किए, तो आप मुझे बताओ जब मैंने आपको मोबाइल बेचा होगा, क्या 35,000 इज द सोल कंसिडरेशन,
क्या एंटायर कंसिडरेशन इज इन मनी? मनी प्लस काइंड में कंसिडरेशन है, हाँ है ना? रूल नंबर 27 क्लियर? अच्छा, आपका दिल क्या कहता है वैल्यू क्या होना चाहिए सर? आवाज नहीं आ रही ओए। 45,000 पक्का, डन, खत्म। तो सर रूल नंबर 27 ये कहता है कि whenever entire consideration is not in money, whenever entire consideration is not in money, तो वैल्यू shall be determined as under। उसमें फर्स्ट पॉइंट बोलता है क्या? ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स क्या है वो देख लीजिए सर आप, कि अगर ये एक्सचेंज ऑफर नहीं होता, अगर ये काइंड में कंसिडरेशन नहीं होता, तो कितने में बेचता? कितने में बेचता? क्लियर? तो 45,000 इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई। पर अगर किसी केस में ओपन मार्केट वैल्यू अगर अवेलेबल नहीं है, अच्छा ओपन मार्केट वैल्यू मतलब फेयर मार्केट वैल्यू। जैसे फॉर एग्जांपल ये मार्केट दिख रहा है बेटा आपको, ये मैंने आपको बेचा बेटा, हाँ है ना भाई? ठीक है, आपने कंसिडरेशन मनी प्लस काइंड में दिया या फिर पूरा काइंड में दिया बेटा, ठीक है? यही मार्केट में किसी और को बेचा होता, कितने में बेचा होता बेटा? 45,000 में। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई? 45,000। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड ओपन मार्केट वैल्यू। सर whenever entire consideration is not in money, तो वैल्यू shall be determined as under फर्स्ट क्या है? ओपन मार्केट वैल्यू ले लेंगे। पर अगर किसी केस में ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विस अवेलेबल नहीं है, अच्छा मैंने एग्जांपल गुड्स का दिया है, देन में भी सर्विसेज आल्सो सर। अगर ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो सेकंड पॉइंट बोलता है क्या? आप बताओ, सही बोल रहे हो आप? जो आपने मुझे काइंड में कंसिडरेशन दिया है उसकी मॉनेटरी वैल्यू क्या है, प्लस मनी में जो कंसिडरेशन दिया अगर दिया है तो बेटा, हाँ है ना भाई? मतलब 35,000 प्लस सेकेंड हैंड मोबाइल जो आपने मुझे दिया है उसकी फेयर वैल्यू क्या है बच्चों, हाँ है ना भाई? दैट विल बी द वैल्यू ऑफ द गुड सप्लाइड बाय मी बेटा, हाँ है ना मालिक? क्लियर? पर अगर आपने मुझे काइंड में कंसिडरेशन जो दिया है वो ऐसी बेशुमार चीज है बेटा जिसकी वैल्यू निकल नहीं सकती बेटा, हाँ है ना सर? जो आपकी जो स्माइल ना बेटा बता रही है आपने कुछ गलत सोचा है बेटा। सर पॉइंट मेरा आपसे ये कि सर इन केस ऑफ जीएसटी क्या हो रहा सर? क्या अमूल्य सोचा है बेटा, गलत नहीं सोचा, बिल्कुल सही कह रहे बेटा। ये एज का फर्क है बेटा। सर सुनना ध्यान से, पॉइंट मेरा आपसे ये कि इन केस, क्या बोला सर? इन केस जो खरीदा जाता है वो प्यार नहीं होता है बेटा, क्लियर? और वो कभी सही नहीं होता है सर, वो गलत ही होता है। सर सुनना बात तो ध्यान से, पॉइंट मेरा आपसे ये कि इन केस ऑफ जीएसटी क्या होना सर? अगर मान लो ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो मनी प्लस काइंड का कंसिडरेशन आप देखोगे वो भी अगर अवेलेबल नहीं है तो ऐसे केस में गुड्स ऑफ लाइक काइंड और लाइक क्वालिटी बेटा, गुड्स ऑफ लाइक काइंड एंड लाइक क्वालिटी की वैल्यू हम देखेंगे वो कितने में बिकता है। एग्जांपल सर गुड्स ऑफ लाइक काइंड एंड लाइक क्वालिटी, जैसे ये मार्केट में आपको सप्लाई किया, इसमें काइंड में आपने मुझे कंसिडरेशन दिया, अब सर इसकी ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है, ये मार्केट मैंने आपको ऐसा बना के दिया है कि ऐसा किसी और को मैंने बेचा ही नहीं है, यूनिक अपने आप में ये, तो इसकी ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है। फिर आपने देखा क्या, आपने मुझे मनी प्लस काइंड में कंसिडरेशन दिया या पूरा काइंड में कंसिडरेशन दिया, जो आपने मुझे काइंड में दिया वो भी अमूल्य है सर, जिसकी वैल्यू डिटरमाइन नहीं हो सकती, जिसका मॉनेटरी वैल्यू नहीं पता सर, है ना मालिक? उससे भी वैल्यू नहीं आ रहा। तो फिर थर्ड क्या है? गुड्स ऑफ लाइक काइंड और लाइक क्वालिटी, मतलब सर एब्सोल्युटली सेम गुड्स जिसको बेचा था मैंने उसकी तो वैल्यू नहीं आ रही, ना उसकी ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल है, पर सर सिमिलर गुड्स, क्या बोला सर? सिमिलर गुड्स दूसरों को कितने बेचता हूं मैं, या उस मार्केट में गुड्स ऑफ लाइक एंड लाइक क्वालिटी की वैल्यू क्या है साहब, हाँ है ना मालिक? क्लियर? उसको मान लेंगे क्या? वैल्यू सप्लाई, और उस पर जीएसटी पे कर देंगे बच्चों, हाँ है ना सर? लाइक कैंड मतलब मिलता जुलता बेटा,
ओपन मार्केट वैल्यू मतलब एब्सोल्युटली सेम, ओपन मार्केट वैल्यू मतलब, और गुड्स ऑफ लाइक काइंड लाइक क्वालिटी मतलब सिमिलर, तू नहीं तू भी चाल से, हाँ है ना, क्लियर। और ओपन मार्केट वैल्यू मतलब तू ही चाल से, हाँ है ना भाई, क्लियर। एंड सर गुड्स ऑफ लाइक काइंड और लाइक क्वालिटी मतलब तू नहीं कोई बात नहीं, तू भी चाल से, हाँ है ना अमूल्य, क्लियर। यहां तक बात समझे आप मेरी, अरे क्लियर, डन सर। सो इन केस ऑफ जीएसटी क्या होना सर, गुड्स ऑफ लाइक काइंड और लाइक क्वालिटी एब्सोल्युटली सेम नहीं, कोई बात नहीं, मिलता जुलता सर, कंपेरेबल, क्लियर। तो सर उसको बोलते हैं क्या, वैल्यू ऑफ गुड्स ऑफ लाइक काइंड और लाइक क्वालिटी, वो वैल्यू आप ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर उससे भी वैल्यू अगर नहीं आ रहा है, उससे भी वैल्यू नहीं आ रहा है, तो ऐसे केस में रूल नंबर 30 एंड 31 शैल बी फॉलोड इन अ सीक्वेंस। क्या बोला सर, रूल नंबर 30 एंड 31 शैल बी फॉलोड इन अ सीक्वेंस, मतलब सर पहले 30 लगाएंगे, उससे आंसर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आएगा तो 31 लगाएंगे, और 31 से तो आ ही जाएगा सर, क्लियर। अच्छा वापस बोल रहा हूं बेटा, रूल नंबर 27 पूरा बच्चा आपके लिए, ठीक है। 30 31 भी पढ़ लेंगे, अभी 2 मिनट की है, पहले जो पढ़ाया मैं उसको रिवाइज करा रहा बेटा आपको। सर रूल नंबर 27 बोलता है क्या, whenever entire consideration is not in money, क्या बोला मालिक, whenever entire consideration is not in money, तो ऐसे केस में वैल्यू क्या होगा, फर्स्ट ओपन मार्केट वैल्यू, वही गुड्स किसी और को बेचा तो कितने में बेचा होता बेटा, हाँ है ना भाई, उससे वैल्यू नहीं आए तो मनी प्लस काइंड में जो कंसिडरेशन दिया है उसका मॉनेटरी वैल्यू बेटा, हाँ है ना भाई, उससे भी वैल्यू नहीं आए तो गुड्स ऑफ लाइक काइंड और लाइक क्वालिटी अगर किसी और को बेचा तो उसकी वैल्यू में, उसकी वैल्यू क्या है वो ले लेंगे, वो भी नहीं है तो रूल नंबर 30 और 31 शैल बी फॉलोड इन अ सीक्वेंस। पर ये सब सीक्वेंस से फॉलो करना है बेटा आपको, पहले क्या देखना है, ओपन मार्केट वैल्यू, वो नहीं है तो मनी प्लस काइंड का मॉनेटरी वैल्यू बेटा, वो नहीं है तो गुड्स ऑफ लाइक काइंड लाइक क्वालिटी, वो नहीं है तो 30, और वो नहीं तो 31। मजा आया कि नहीं आया बात में सर, क्लियर। अब 30 क्या कहता है पहले पढ़ ले बेटा, हाँ बेटा, सर सबसे पहला क्या आंसर है बेटा, ओपन मार्केट वैल्यू, हाँ जी, वो कितना है 45,000 है क्या सर, 45,000 है क्या, वो आ रहा है ना बेटा, बात खत्म, आगे बात ही नहीं करने का सर, ठीक है। अब आपने जो सेकेंड हैंड मोबाइल फोन दिया वो इतना घटिया था सर, उसकी वैल्यू 2,000 छोड़ो 1,000 भी नहीं थी सर, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्लियर। ओपन मार्केट वैल्यू जो होगा उस पर जीएसटी लगेगा, 45,000 लगेगा, बात खत्म सर। हाँ अब फिर बाद में आपने ओपन मार्केट वैल्यू अगर अवेलेबल नहीं है तो फिर आपको देखना है क्या, जो मनी में मैंने कंसिडरेशन लिया जो 35,000 लिया, प्लस वो जो सेकेंड हैंड मोबाइल आपने मुझे दिया एक्सचेंज में, उसका फेयर वैल्यू क्या है साहब, ठीक है, दैट विल बी द वैल्यू सर। सर प्लीज, बिल्कुल हो गया ना आर्ग्यूमेंट बेटा, इसलिए तो रूल बने हैं, ताकि झगड़े नहीं हो, आर्ग्यूमेंट नहीं हो, और वहां पे सीक्वेंस फिक्स कर दी बेटा। अब तुम सोचिए, अब आप सोचिए बेटा, हर शोरूम पे क्या ऑफिसर जाके एक एक सेकेंड हैंड मोबाइल का फेयर वैल्यू देखेगा, सोचिए आप, कितना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा सर। इसलिए ओपन मार्केट वैल्यू कितना इजी है सर, कितना इजी है कि यही अगर मैंने सेकेंड हैंड मोबाइल फोन नहीं लिया होता, नया फोन बेचा होता, कितने बेचा होता सर, 45, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन वो रखा मालिक, ठीक है, ताकि कॉम्प्लेक्स नहीं हो, झगड़े नहीं हो, डिस्प्यूट्स नहीं हो सर, और वो भी मोरलेस आसपास ही होगा सर, ऐसा नहीं कि कोई बहुत भारी काम हो गया होगा सर। ऐसा शोरूम वाला आप देखिए, वो तो सर सेकंड हैंड मोबाइल फोन लेगा कम में लेगा सर आपसे, इनफैक्ट मैं तो ये कह रहा हूं आपसे, है ना मालिक, फिर भी अब फायदा हो नुकसान हो, सीक्वेंस आपको फॉलो ये करनी पड़ेगी सर, ठीक है, ठीक है सर, पक्का, ओके सर। जैसे होता ना सर, कार जब खरीदते हो आप नहीं, अगर कोई दूसरी कंपनी की कार आप एक्सचेंज कराते हो सर, जैसे मारुति कार लेने गए और आपने सर क्या करा, किया कि कोई कार एक्सचेंज में दी सर, तो 50,000 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट देते हैं लोग कि दूसरी कंपनी से अपनी कंपनी में शिफ्ट हो रहा आदमी है, ठीक है। तो सर अगर एक्सचेंज में कोई डिस्काउंट दिया उसे कोई मतलब नहीं सर मेरे को, हाँ है ना भाई, ओपन मार्केट वैल्यू क्या वैसे बात करेंगे हम,
क्लियर, समझे मेरी बात? तो इट में हैपन कि एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया है एक्सचेंज के लिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले क्या देखेंगे हम? ओपन मार्केट वैल्यू। ठीक है सर, पक्का, डन। सर आइए मालिक, रूल नंबर 27 हमने पढ़ा। रूल नंबर 27 ने लास्ट में क्या बोला? अगर उन तीनों से वैल्यू नहीं है तो रूल नंबर 30 हो 31 शैल बी फॉलोड इन सीक्वेंस। तो पहले क्या पढ़ रहे हैं बेटा? 30, क्योंकि अब तक 27 खत्म नहीं हुआ बच्चा, है ना? 27 ने क्या बोला साहब? 30 और 31 शैल बी फॉलोड इन सीक्वेंस। 30 बोलता है क्या सर? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस 10%। क्या बोला मालिक? अच्छा बुक्स में मत देखना बेटा, ध्यान देना मेरी तरफ। सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस 10% शैल बी द वैल्यू। और जो भी मैं एग्जांपल्स आपको दे रहा हूं ना सर, वो इलस्ट्रेशन फॉर्म में आपको मिल जाएंगे सर बुक्स के अंदर। ठीक है, वो भी हम यहां सोल्व कर लेंगे, पर अभी ध्यान मेरी तरफ सर। आप सरकार, रूल नंबर 30 बोलता है क्या? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस 10% शैल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई। बेटा बात खत्म। एक्साइज में सेंट्रल एक्साइज रूल्स हुआ करते थे, उसका रूल नंबर 6 उठा के इधर लेके आए, जो रूल नंबर 30 बनाया सर। ठीक है, सुनो वापस ध्यान से। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बेटा मान लो मैंने कोई गुड्स आपको बेचा बेटा, वेयर एंटायर कंसिडरेशन वाज नॉट इन मनी, और वो गुड्स ऐसा बनाया, यूनिक बनाया, आपके लिए बनाया साहब मैंने, कस्टमाइज्ड। वैसा गुड्स किसी और के लिए नहीं बनता साहब। आपने भी मुझे काइंड में जो कंसिडरेशन दिया वो अमूल्य था। ठीक है सर, वो भी आप किसी और को नहीं देते सर, है ना सर? अब ऐसे केस में पॉइंट मेरा आपसे ये है सर कि ओपन मार्केट वैल्यू भी अवेलेबल नहीं बचा, मनी प्लस काइंड का कंसिडरेशन भी अवेलेबल नहीं सर, काइंड का वैल्यू भी अवेलेबल नहीं सर, गुड्स ऑफ लाइक काइंड लाइक क्वालिटी है ही नहीं सर। अब 30 में आ गए बेटा, तो ऐसे केस में मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखेंगे। क्या देखेंगे भाई? प्लस उसमें 10% ऐड करेंगे, मार्जिन बेटा, एक तरह से एस्टिमेटेड मार्जिन ऐड किया है 10%, जो वैल्यू आएगी दैट विल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई। उस पे क्या लगेगा बच्चे? जीएसटी। अच्छा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या था बेटा? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड, मार्केटिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। अरे हाँ है ना भाई? यस सर, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन यस, मार्केटिंग यस, कॉस्ट ऑफ। मैंने 3 बार एम्फेसिस इसलिए दिया था सर इस पे, बुलवाया भी था आपसे 2 बार मैंने। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस 10%, कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं बोला मैंने, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बताओ क्या क्या था सर? डायरेक्ट मटेरियल, आप यस नो बोलना, यस नो। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड्स, एडमिन ओवरहेड रिलेटिंग टू फैक्ट्री, रॉ मटेरियल परचेज्ड। सर 2 मिनट, वेस्ट एंड स्क्रैप विच आर प्रोड्यूस्ड आउट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, उसको मैंने बेचा है ₹1 लाख में। क्या क्या? यस क्या? वैल्यू में से, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से लेस कर देंगे बच्चों, हाँ ना भाई? गुड सर। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट, नॉर्मल एडमिन ओवरहेड्स। अच्छा ये लिखा है अगर एडमिन ओवरहेड रिलेटिंग टू फैक्ट्री तो नॉर्मल एडमिन ओवरहेड, बस ये लिखा है एडमिन ओवरहेड तो नो, वैल्यू में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इंक्लूड नहीं होगा, है ना बच्चा? अच्छा सर मान लो कोई रॉ मटेरियल था जो मुझे मेरे पापा ने फ्री ऑफ कॉस्ट में को दिया कि सर यशवंत ने फैक्ट्री लगाई, नहीं नहीं एक काम कर, ये रॉ मटेरियल मैं बनाता हूं, तू तेरे पास रख, यूज करना, मेरे को पैसे नहीं चाहिए तेरे पास, तू रख। आप मुझे बताओ उसकी वर्थ थी 10 लाख रुपए सर, कितनी थी बेटा? 10 लाख, जो पापा ने या किसी भी रिलेटेड पर्सन ने मेरे को फ्री ऑफ कॉस्ट दी। आप मुझे बताओ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालते वक्त क्या वो ये समझूंगा ये रॉ मटेरियल फ्री है बेटा? तो वो उसकी फेयर वैल्यू जो 10 लाख रुपए वो भी ऐड होगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में बच्चों, हाँ है ना भाई? ठीक है, मैंने एक न्यूमेरिकल दे रखा है, सारे पॉइंट बोल दिए मैंने आपके लिए यहाँ पे। ठीक है, ये सेम न्यूमेरिकल मैंने आपको दे रखा है, ये सेम सीए फाइल में एक्सरसाइज के टाइम पे आया हुआ बेटा। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए दे दिया, अभी कोई इसका बहुत बड़ा एम्फेसिस नहीं है, सिंपल सा रूल है सर। ओके सर, यहां तक बात समझे क्या बच्चों? 1 मिनट, क्या बोला सर? कॉस्ट ऑफ प्लस, ठीक सर, ठीक सर। यार पर क्या जीएसटी क्या मैन्युफैक्चर पे लगता है क्या? जीएसटी तो ट्रेडिंग पे भी लगता है साहब,
जीएसटी तो सर्विस सप्लायर पे भी लिखता है पाजी। तो सर एक्साइज से रूल नंबर 6 से उठा के तो लेने क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस 10% किया तो सही, पर अगर आप एक ट्रेडिंग करने वाले पर्सन हो, इफ यू आर अ ट्रेडर, मोबाइल का शोरूम है साहब मेरा, तो मैं खरीद के बेचता हूं बेटा, तो मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो कुछ है ही नहीं सर। तो ऐसे केस में क्या करेंगे सर, बोलो बोलो, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन प्लस 10%, बिल्कुल सही कहा आपने सर। कॉस्ट ऑफ परचेज वही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन प्लस 10%। और यही अगर सर्विसेज होती बेटा, अमूल्य सर्विसेज, तो ऐसे केस में सर कॉस्ट इंकर्ड इन प्रोवाइडिंग द सर्विसेज, क्या सर, कॉस्ट इंकर्ड इन प्रोवाइडिंग द सर्विसेज प्लस 10% शेल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई। ये रूल नंबर 30 खत्म होता है। अब क्लियर, जैसे आपने पता है, मैंने जैसे ट्रेडिंग बोला, आपने क्या बोला सर, ऐसे केस में क्या होगा, कॉस्ट ऑफ परचेज प्लस 10%। तो सर क्या हो रहा है, आपका दिमाग ऑटोमेटिक चल रहा है सर अभी, दैट्स व्हाट इज रिक्वायर्ड, समझे। एक्टिव डिस्कशन से ये फायदा होता है सर। क्लियर, समझे मेरी बात। इसलिए आप डिस्कशन करो, मस्त होकर बात करो सर, आंसर अपने आप आएंगे, मैं गारंटी कर रहा हूं, याद करना नहीं पड़ेगा सर आपको, ठीक है सर। बस इसलिए तो गवर्नमेंट ने फिक्स करते 10% बेटा, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज प्लस 10%, बात खत्म सर, ठीक है। यही वैल्यू होगा, इस पे जीएसटी लग जाएगा सर। ओके बेटा, ये हो गया रूल नंबर 30 प्लस सर, हाँ सर बता रहा हूं सर। आइए रूल नंबर 31 सरकार, रूल नंबर 31 आ रहा है, आपका आंसर आ रहा है। ओ मालिक 31, अच्छा 30 and 31 shall be followed in a sequence। 30 तो हमने पढ़ लिया बेटा, पर 30 से अगर आपका आंसर नहीं आए तो 31 बोलता है क्या, बेस्ट जजमेंट, रेसिडुअल मेथड। क्या है सर ये, रेसिडुअल मेथड। अब ऐसे केस में अवेलेबल इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड के बेस पे, या सर सेक्शन नंबर 15 के जो फंडामेंटल्स है, प्रिंसिपल्स है, उनको ध्यान में रखते हुए वैल्यू निकाला जाएगा और उसके अकॉर्डिंग वैल्यू निकलेगा सर। बट जो मैकेनिज्म यूज कर रहे हो, इट शुड बी कंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल्स गिवन इन सेक्शन 15 एंड अबव रूल्स बच्चों, है ना। ऐसा कोई अतरंगी वैल्यू नहीं आना चाहिए बेटा, इट शुड बी कंसिस्टेंट विद द प्रिंसिपल्स ऑफ द वैल्यूएशन बच्चों, है ना भाई। क्लियर, प्लस सुनो होशियारी, सर्विसेज के लिए अलग से एक पॉइंट और लिख दिया इसमें रूल नंबर 31 में, कि पहले 30 फॉलो करना फिर 31 फॉलो करना नॉर्मली तो बेटा, पर सर्विसेज के लिए या 31 में लिखा है क्या, आप चाहे तो डायरेक्टली रूल नंबर 31 फॉलो कर सकते हो, 30 फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कॉस्ट इंकर्ड इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज नहीं निकाल पा रहे हो या कोई दिक्कत आ रही है आपको, तो आपको ये सीक्वेंस फॉलो करना कंपलसरी नहीं है। सर्विसेज के लिए आप चाहे तो 30 फॉलो ना कर डायरेक्ट 31 पे आ सकते हो, है ना मालिक। क्लियर, डन। इसी के साथ रूल नंबर 31 भी खत्म होता है। अब कोई खास बात नहीं थी सर इसमें, ठीक है। तो अब जाके रूल नंबर 27 मेरा पूरा खत्म हुआ है सर। एक बार 27 वापस बोल दूंगा बेटा पूरा, आवाज नहीं आ रही होए सर। रूल नंबर 27 बोलता है क्या, नहीं, वेरेवर एंटायर कंसिडरेशन इज नॉट इन मनी। तब अब बोले फर्स्ट क्या होगा बेटा, ओपन मार्केट वैल्यू। ओपन मार्केट वैल्यू बोलते याद आ रहा है 45,000 बेटा आपको, उससे नहीं है तो मनी प्लस काइंड का जो मॉनेटरी वैल्यू है वो हो, उससे भी नहीं है तो गुड्स ऑफ लाइक काइंड और लाइक क्वालिटी वैल्यू, उससे भी नहीं है तो 30 और 31 शैल बी फॉलोड इन अ सीक्वेंस। 30 बोलता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या कॉस्ट इंकर्ड इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज प्लस 10%, और 31 बोलता है क्या, बेस्ट जजमेंट रेसिडुअल मेथड बेटा, हाँ ना भाई। और 31 में लिखा है क्या, सर्विसेज के लिए आप चाहे तो 31 रूल नंबर 30 फॉलो ना करें, डायरेक्ट 31 पे आप आ सकते हो, आपकी चॉइस है बच्चों। ये क्लियर, डन। ये रूल नंबर 31 30 27 खत्म होता है। अब